हेलो एवरीवन, लास्ट वीडियो वाज एब्रप्टली कट, बट ठीक है, उसके अंदर वैसे कुछ मतलब कोई बहुत नया कुछ भी नहीं था और मैंने उसे अपलोड भी कर दिया है। वो रिवीजन वगैरह अपन उसके अंदर डिस्कस कर रहे थे। तो इस वीडियो के अंदर लेट स्टार्ट एंड व्हाट विल वी स्टार्ट विथ डिमेंशंस ऑफ एथिक्स। ठीक है, तो ये मैंने आपको लास्ट उसके अंदर एक प्रीफेस हल्का फुल्का दे दिया था कि भाई अपन इस वीडियो के अंदर डायमेंशंस ऑफ एथिक्स डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो है डायमेंशंस ऑफ एथिक्स के अलावा कुछ क्वेश्चंस वगैरह को आगे आंसर करेंगे कि भाई कैसे एथिक्स वगैरह बन रहे हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। इसके अलावा अपन प्रोफेशनल और पर्सनल एथिक्स के बीच में डिफरेंस देखेंगे, टीलियोलॉजी वगैरह इन सब के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। देखो लंबा चौड़ा थोड़ा सा डिस्कशन होगा, तो प्लीज़ बेयर विथ मी। और कहीं पर भी अगर कुछ भी डाउट वगैरह हो तो क्या करना है, उसी समय कमेंट सेक्शन में लिख देना। ठीक है, फिर बाद में थोड़ा भूल जाओगे तो उसी समय लिख देना। ऑल्दो आई विल ट्राई एंड इफ़ पॉसिबल विल मेक दिस इन 2 पार्ट्स। ठीक है, डिमेंशंस ऑफ एथिक्स एंड पर्सनल एंड प्रोफेशनल। ठीक है, बट लेट्स सी। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले डायमेंशंस ऑफ एथिक्स है ना। डायमेंशंस ऑफ एथिक्स का बेसिक मतलब क्या होता है? डायमेंशंस ऑफ एथिक्स, किसी भी चीज़ के डायमेंशन का क्या मतलब होता है? डायमेंशन का मतलब होता है कि उसके अलग अलग जो भी साइड्स हैं, ठीक है, अलग अलग जो भी उसके अंदर टाइप्स हैं, है ना। तो वही उसका डायमेंशंस वगैरह हुए ना, कि भाई ये इसके डायमेंशंस हैं, इसके डायमेंशंस हैं कि भाई ये जो है इतनी इसकी ब्रेथ है, इतनी इसकी लेंथ है, इतनी इसकी हाइट है ना। ठीक है, तो यही सब इसके डायमेंशंस हुए। उसी तरीके से एथिक्स के अंदर भी कुछ कुछ डायमेंशंस होते हैं। नाउ कितने तरीके के डायमेंशंस होते हैं? तो अपन जो है 4 तरीके के डायमेंशंस के ऊपर फोकस करेंगे। और ये जो 4 तरीके के डायमेंशंस हैं, इसे मैंने 2 पार्ट्स के अंदर ग्रुप कर दिया है। ठीक है, फर्स्ट जो ग्रुप है उस ग्रुप के अंदर अपन मोर जो है फिलोसफिकल क्वेश्चंस को आंसर करेंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा फिलोसफिकल है और राइट एंड रॉन्ग के ऊपर यहाँ पर फोकस करेंगे। ठीक है, राइट एंड रॉन्ग फिलोसफिकल पार्ट। इसके अंदर वापस से 2 अलग अलग डिमेंशंस हैं। वैसे हैं ये 4 ही, बट मैंने इनको अलग अलग ग्रुप कर दिया ताकि आप जो है थोड़ा आसानी से कॉम्प्रिहेंड कर सको। और दूसरा जो है वो अदर्स आस्पेक्ट है। इस अदर्स के अंदर अपन प्रैक्टिकल कुछ कुछ चीज़ों को, अलग अलग चीज़ों को देखेंगे, जिसके अंदर भी वापस जो है 2 चीज़ें आ जाती हैं। नाउ जो फिलोसफिकल है, इसमें जो फर्स्ट वाला आता है इसे अपन कहते हैं मेटा एथिक्स। क्या कहते हैं? मेटा एथिक्स। जो सेकंड टाइप है इसके अंदर उसे अपन कहते हैं नॉर्मेटिव एथिक्स। नॉर्मेटिव एथिक्स। नाउ एक बेसिक डिफरेंस क्या है मेटा एथिक्स में और नॉर्मेटिव एथिक्स में? तो यहाँ पे आपको समझना है कि मेटा एथिक्स आपको सवाल पूछता है कि व्हाट एग्जैक्टली इज राइट एंड व्हाट एग्जैक्टली इज रॉन्ग। वहीं नॉर्मेटिव एथिक्स अपन से ये सवाल पूछता है कि हाउ इज इट राइट एंड हाउ इज इट रॉन्ग। समझ में आया? ठीक है, बेसिक मतलब ये है कि भाई जैसे मैंने आपको थप्पड़ मारी, तो नाउ दिस राइट और इज दिस रॉन्ग। ये क्वेश्चन किसका है? ये क्वेश्चन मेटा एथिक्स का है। वहीं अगर आप मुझे ये कहते हो कि नहीं ये तो रॉन्ग चीज़ है, अगर ये रॉन्ग है तो मैं पूछता हूँ ये क्यों रॉन्ग है, वाई इज दिस रॉन्ग, हाउ इज दिस रॉन्ग, है ना। ठीक है, देन दिस क्वेश्चन इज ऑफ नॉर्मेटिव एथिक्स। समझ में आया? तो ये थोड़ा सा फिलोसफिकल और उसके अंदर चली जाती है बात, डिबेट चली जाती है। जैसे सोक्रेटिस का अगर मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ बताऊँ, ठीक है, तो प्लेटो की एक बुक है, उसके बारे में आपने सुना ही होगा, द रिपब्लिक। ठीक है, बहुत फेमस बुक है। सोक्रेटिस ने खुद की कोई बुक नहीं लिखी थी, प्लेटो ने एक बुक लिखी थी, द रिपब्लिक। उस रिपब्लिक में सोक्रेटिस, वैसे प्लेटो की मैक्सिमम बुक्स के अंदर अपन को जो है सोक्रेटिस का और मेंशन मिलता है, बाकी भी काफ़ी सारे लोगों का मेंशन मिलता है। तो यहाँ पे एक ऐसा इंस्टेंस हुआ जस्टिस का। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ध्यान देना यहाँ पर। जस्टिस का एक ऐसा इंस्टेंस हुआ, इसको आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो एथिक्स में, ऐसे में, इंटरव्यू में, है ना। और उसके अलावा भी अगर सोसाइटी वगैरह का भी जैसे अगर कोई ऐसा अदर क्वेश्चन आता तो वहाँ पर भी इसको यूटिलाइज कर सकते हो। वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे जस्टिस का एक इन्होंने सिद्धांत दिया था, वो किताब प्राइमरली जस्टिस वगैरह से डील करती है। तो क्या हुआ था कि सोक्रेटिस जो है, सोक्रेटिस बहुत ज़्यादा वाइज मैन माने जाते हैं। ठीक है, ही वॉज वेरी स्मार्ट। तो वो रोड के ऊपर उनको जो है एक पर्सन मिलता है, वो उसे पकड़ लेते हैं और उसे पकड़ के पूछते हैं कि भाई टेल मी, जो भी XYZ उसका नाम होता है, लेट्स से कि भी उसका नाम जो है रमेश है ना। तो टेल मी रमेश, आप अभी कहाँ से आ रहे हैं? रमेश बताता है कि अभी तो मैं बहुत ज़्यादा हीरोइक काम करके आ रहा हूँ। व्हाट हीरोइक काम डिड यू डू?
तो ये हीरोइक काम इसका जवाब देते हैं कि भाई आगे वहाँ पे एक लड़का था सुरेश, बहुत ही बेकार लड़का था, वो जो है सोसाइटी के खिलाफ गलत करता था, इसीलिए मैं और अपने जितने भी भाई बंद हैं सब ने मिल के उसका जो है थोड़ा सा दिमाग ठिकाने लगा दिया। नाउ ऐसी सिचुएशन के अंदर क्या चीज़ होती है, ऐसी सिचुएशन के अंदर जो है सोक्रेटिस, अब क्योंकि वाइज मैन है तो एकदम से आक्रोश में आएंगे नहीं, कुछ ज़्यादा कुछ ऐसे तारीफ भी करेंगे, बहुत बढ़िया काम करा भाई शाबाश, ठीक है 2 विमल खिलाता हूँ ले खा ले, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें होगी नहीं। क्या होगा, सोक्रेटिस जो है, सोक्रेटिस उनसे सवाल पूछते हैं कि अच्छा तो ये आपने काम बहुत ज़्यादा हीरोइक करा है। उसने कहा बिल्कुल करा है। नाउ सोक्रेटिस जो है उनसे एक डिस्कशन करते हैं, एक डिस्कोर्स करते हैं, और जिसके अंदर वो उनसे पूछते हैं कि लेट से कि मैं बिल्कुल मान लेता हूँ कि आपने बहुत ज़्यादा हीरोइक काम करा है, लेकिन लेट से कि कल को मान लो कि आप कुछ भी काम करते हो XYZ, वो काम मेरी नज़रों में सही नहीं है, ठीक है, मेरी नज़रों में सही नहीं है ना, और मेरी खुद की, है ना, फोकस करना, इन नज़रों में सही नहीं है। तो मैं अपने जो भाई बंद हैं, अपने जितने भी दोस्त वगैरह हैं, मेरे जो दोस्त हैं, सोक्रेटिस के जो दोस्त हैं, उन सबको भेला करता हूँ और आपको ठोकने निकल जाता हूँ। तो यहाँ पे जो रमेश था वो बहुत ज़्यादा मतलब आक्रोश में आ गया, भाई ऐसे कैसे, आप क्या बोल रहे हो, है ना। तो इसके ऊपर वो जवाब देता है कि भाई बिल्कुल सही सी बात है, आपको सुरेश की एक्ट ठीक नहीं लगा, मुझे आपका एक्ट मान लो कभी ठीक नहीं लगता है, मैं अपने 3-4 दोस्तों के साथ आता हूँ, आपको ठोक देता हूँ। तो उस सिचुएशन में ये कितना सही होगा और कितना गलत होगा। नाउ रमेश वॉज इन डायलेमा कि जो उन्होंने एक्ट करा वो एक्ट वाकई सही था या नहीं था, ठीक है। तो यहाँ से दिस इज ह्यूमन एक्ट आपको समझ में आ गया, जस्टिस आपको समझ में आ गया, है ना। उसके अलावा मतलब अपन ने इस स्टोरी से क्या क्या पढ़ा, ह्यूमन एक्ट अपन ने पढ़ा, जस्टिस का पूरा कंसेप्ट अपन ने पढ़ा, जो हेट स्पीच वगैरह कंसेप्ट होता है उसे अपन ने पढ़ा, जो न्यूज़ में रहता है, CA में रहता है। उसके अलावा एक जो रहता है ना कि भाई टेकिंग लॉ इन हैंड, है ना, और पब्लिक जस्टिस करना, पॉपुलर जस्टिस करना, तो उन सब चीज़ों को अपन ने यहाँ पे डिस्कस करा। अब यहाँ पे समझो तो रमेश ने वहाँ पे जवाब दिया कि हाँ बिल्कुल आई अंडरस्टैंड, एंड नाउ व्हाट शुड वी डू सोक्रेटिस, ओ वाई सोक्रेटिस प्लीज टेल अस व्हाट शुड वी डू। तो यहाँ पे सोक्रेटिस ने बताया कि एक सेट ऑफ जो लॉज हैं, जो रूल्स हैं, जो गाइडलाइंस हैं, अगर उनका पालन ना हो तो फिर सोसाइटी आगे नहीं बढ़ सकती और सोसाइटी एनार्की के अंदर ही घूमती रहेगी। समझ में आया। और इसके अलावा सोक्रेटिस की एक बात बहुत ज़्यादा फेमस है, एक बहुत ज़्यादा खास बात है, जो लॉज थे, लॉज ने सोक्रेटिस को सज़ा दी, मौत की सज़ा दी थी, उसके बावजूद भी एंड तक सोक्रेटिस ने जो है उन लॉज का समर्थन करा। सोक्रेटिस कहते थे कि भाई लॉस कितने भी ख़राब हो, लॉस का पालन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर लॉस का पालन नहीं होगा तो नॉर्मलेसनेस होगी। लॉस का पालन करते हुए आपको उनको चेंज करना होगा अगर आपको लगता है कि लॉस ख़राब है, लॉस को जो है चेंज वगैरह की ज़रूरत है। समझ में आया? गुड। फिर इसके बाद क्या चीज़ है, तो ये सोक्रेटिस और इनका डिस्कोर्स था। नाउ आई होप आपको मेटा एथिक्स और नॉर्मेटिव एथिक्स में एक बेसिक कहीं ना कहीं आइडिया को समझ में आया होगा। काफ़ी सारे लोगों को इसमें कन्फ्यूजन वगैरह रहती है, ठीक है। देन नॉर्मेटिव एथिक्स, देखो अभी अपन पूरा खोल खाल के इसको बिल्कुल अलग करेंगे, ठीक है। नॉर्मेटिव एथिक्स थोड़ा सा बड़ा है और उसके अंदर काफ़ी सारे अलग अलग वापस से डिमेंशंस हैं छोटे छोटे, तो उन सबको अपन देखेंगे। लेकिन उस पर आने से पहले एक बार ये इन दोनों का बेसिक देख लिया, अब इसके ऊपर आने से पहले एक बार अदर्स देखते हैं कि भाई और कौन कौन से डिमेंशंस हैं। तो और एक डिमेंशन होता है, और एक डिमेंशन होता है डिस्क्रिप्टिव एथिक्स। डिस्क्रिप्टिव एथिक्स। दूसरा होता है फोर्थ डिमेंशन, दैट इज अप्लाइड एथिक्स। अब अप्लाइड एथिक्स से तो आप मेरे ख्याल से टर्मिनोलॉजी से, वर्ड से ही समझ जाओगे कि भाई ये तो एकदम नॉर्मल सी बात होगी। डिस्क्रिप्टिव उससे भी ज़्यादा नॉर्मल, उससे भी ज़्यादा जो है ठीक है, फर्जी बात है, इसको यहाँ पे ज़्यादा बहुत ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता डिस्क्रिप्टिव एथिक्स के ऊपर। डिस्क्रिप्टिव एथिक्स क्या चीज़ होती है? डिस्क्रिप्टिव एथिक्स डील्स विथ व्हाट इज आवर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो एम्पेरिकल स्टडी, एम्पेरिकल, प्लीज डू मेक नोट्स अलॉन्ग विद द लेक्चर, है ना। तो एम्पेरिकल स्टडी ऑफ व्हाट डू पीपल ऑफ सोसाइटी, है ना, ऑफ सोसाइटी थिंक ऑफ एनी टॉपिक एज एथिकल और अनएथिकल। क्या मतलब हुआ भाई इसका?
इसका ये मतलब हुआ कि भाई लोग क्या समझते हैं। एम्पेरिकल स्टडी मतलब कि भाई एविडेंस बेस्ड स्टडी, ठीक है। तो एविडेंसेस के बेस के ऊपर एक स्टडी करना कि लोग क्या समझते हैं, लोगों की नज़रों में क्या एथिकल है और क्या अनएथिकल है। भाई लोगों की नज़रों में तो एक ही चीज़ एथिकल अनएथिकल हो गई, ये कैसी बात कर दी, फालतू बात है। नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे एग्जाम्पल, जैसे लेट्स से कि भाई मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि क्या मर्डर करना सही है, ठीक है। मर्डर छोड़ो, इसको थोड़ा सा बढ़िया बनाते हैं, क्या हत्या करना सही है ना। तो आप क्या जवाब दोगे? बिल्कुल गलत है, कंप्लीटली अनएथिकल। यही सवाल मैं महाभारत के अर्जुन से पूछता हूँ, या फिर जो दुर्योधन है उनसे पूछता हूँ, या फिर जो कौरव वगैरह हैं उनसे पूछता हूँ। तो क्या हत्या करना सही है? बिल्कुल सही है भाई। अगर हत्या धर्म के लिए हो तो करनी चाहिए, क्यों नहीं करनी चाहिए। हत्या इज़ वेरी वेरी नेसेसरी, समझ में आया। तो हत्या की जो डेफिनेशन है वो एथिकल और अनएथिकल दोनों हो गई। डिपेंड करता है कि भाई आपके या फिर उस पर्टिकुलर सोसाइटी की वैल्यूज़ कहाँ हैं, किस तरफ है, समझ में आया। अगर इसी को अपन थोड़ा रियल टाइम के अंदर, ये तो आपको थोड़ा बहुत ज़्यादा बड़ा लग जाएगा कि यार ये तो कैसी बात कर दी, अब कहाँ कौन जा रहा दुर्योधन से पूछने, है ना। तो अगर इसी को अपन रियल टाइम के अंदर सोचे तो रियल टाइम के अंदर जैसे कि कुछ राइट विंग और कुछ लेफ्ट विंग पीपल है ना, ठीक है। तो मान लो कि भाई को बहुत ज़्यादा मतलब एक्सट्रीम राइट वाले हैं, ठीक है, यहाँ लिखते हैं इनको, चलो एक्सट्रीम राइट वाले हैं, है ना। और कुछ जो है बाकी के नॉर्मल हैं जो कि ना एक्सट्रीम राइट है ना एक्सट्रीम लेफ्ट है, कुछ भी नहीं है। अगर इन एक्सट्रीम राइट वालों से आप पूछोगे कि भाई मंदिर बनाना, टेम्पल्स ओवर स्कूल्स, आर दे एथिकल और दे अनएथिकल, तो ये बोलेंगे दे आर एक्सट्रीमली एथिकल। स्कूल्स तो ठीक है, आदमी घर में भी पढ़ सकता है, लेकिन मंदिरों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मंदिर है नहीं इस धरती में, समझ में आया। तो दिल से कि भाई दीज आर एक्सट्रीमली एथिकल। वहीं नॉर्मल पीपल, मतलब अब ऐसे मैं कुछ ऐसे कैटेगराइज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ठीक है बाकी के जो पीपल हैं, जो सेंटर वाले जो पीपल हैं, दिल से कि नहीं भाई मंदिर बनाना ठीक है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट, बट स्कूल्स आर मच मोर इम्पॉर्टेंट, समझ में आया, ठीक है। स्कूल्स आर मच मोर इम्पॉर्टेंट। स्कूल्स और हेल्थ, जो एजुकेशन और हेल्थ है, यहाँ पर अपन बहुत ज़्यादा लैक कर रहे हैं, तो पहले एजुकेशन और हेल्थ बने तो ज़्यादा बेहतर है। तो वहीं पे दोनों की एथिक्स की डेफिनेशन चेंज हो गई, समझ में आया। इसी तरीके से जो डिस्क्रिप्टिव एथिक्स है, डिस्क्रिप्टिव एथिक्स का क्या काम होता है? एम्पेरिकल स्टडी करना, समझ में आया, ऑफ एथिक्स ऑफ डिफरेंट पीपल, ठीक है। तो अभी अपन ने क्या क्या देखा? मेटा एथिक्स देखा, विच आस्क द क्वेश्चन व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। नॉर्मेटिव एथिक्स देखा, जिसके अंदर अपन देखते हैं कि हाउ इज इट राइट एंड हाउ इज इट रॉन्ग। बोथ ऑफ दीज आर फिलोसॉफिकल इन नेचर, बोथ ऑफ दीज डील्स विद द क्वेश्चन ऑफ राइट वर्सेस रॉन्ग, है ना। देन अपन ने जो है अप्लाइड एथिक्स नहीं देखा। अप्लाइड एथिक्स के अंदर क्या चीज़ होती है? जैसे अप्लाइड साइंस होता है वैसे ही अप्लाइड एथिक्स होता है, सिंपल सी बात है, इसके अंदर कुछ भी खास नहीं है। इसके अंदर ऑल्दो ये अगर आप मतलब इसके अंदर अगर आप स्टडी वगैरह करते हो तो अंदर से काफ़ी बड़ा हो जाता है। जैसे कि इसके अंदर बायो एथिक्स आता है, एनवायरमेंटल एथिक्स आता है, लीगल एथिक्स आता है ना, मेडिकल एथिक्स आता है, ठीक है, एंड सो एंड सो फोर्थ, ठीक है। तो ये आते ही रहते हैं। तो इस तरीके के जितने भी टॉपिक्स के अंदर पर्टिकुलरिस्टिक जो एथिकल टॉपिक्स हैं, तो वो सारे के सारे अप्लाइड एथिक्स के अंदर आते हैं, ठीक है। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया हो। अब अपना कौन सा पार्ट रह गया? अब अपन जो है नॉर्मेटिव एथिक्स को आगे और ज़्यादा डिटेल के अंदर डिस्कस करने वाले थे। तो भाई लेट्स स्टार्ट, व्हाई वेट, नॉर्मेटिव एथिक्स। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, नॉर्मेटिव एथिक्स के अंदर काफ़ी सारे अंदर के इंटरनल डिफरेंसेस वगैरह, इसके अंदर काफ़ी सारे सब टाइप्स हैं। प्राइमरी जो तीन हैं वो हैं, सबसे पहला डीओंटोलॉजी, इसके बारे में शायद आपने सुना हो, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा फोकस करना, ठीक है। डीओंटोलॉजी के बाद टीलियोलॉजी, और टीलियोलॉजी के बाद वर्च्यू एथिक्स। ये प्राइमरी तीन हैं, है ना। तो वर्च्यू एथिक्स, टीलियोलॉजी एथिक्स और डीओंटोलॉजिकल एथिक्स, ठीक है। तो ये तीन तरीके के एथिक्स हैं। क्या सिर्फ यही है? नहीं, बहुत सारे हैं, बतेरों हैं। टीलियोलॉजी के अंदर भी बतेरों हैं। इसके अलावा भी जो है, जैसे अपन यहाँ पे असैसिटिज्म को मतलब ठीक है ट्राई कर सकते हैं, देख सकते हैं कि भाई क्या चीज़ होती है। उसके अलावा डिवाइन राइट्स थेरी, ठीक है, डिवाइन राइट्स थेरी के बारे में देख सकते हैं। डिवाइन राइट्स थेरी के बारे में एक और कोई था, ठीक है, तो उसको भी देख लेंगे वो सब क्या चीज़ है। तो लेट्स स्टार्ट विथ द मोर इम्पॉर्टेंट पार्ट्स। तो डीओंटोलॉजी क्या चीज़ होती है भाई? इसको आराम से समझना। जो मेन डिबेट है वो डीओंटोलॉजी और टीलियोलॉजी के बीच में है।
डीओंटोलॉजी डील करता है कि कोई भी अगर लॉ है, रूल है, रेगुलेशन है, गाइडलाइन है, वैल्यू है, नॉर्म है, कोई भी चीज़ है ना, तो मैंने किस किस को यहाँ पे लिस्ट करा, रूल्स, रेगुलेशंस, लॉज, वैल्यूज, नॉर्म्स, गाइडलाइन, ठीक है, कोई भी चीज़ है, एनी ऑर्डर, ठीक है, ऑर्डर, whatever it may be, it should be followed to the core, to the very word it says. समझ में आया इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है, अगर उसमें ऐसा लिखा हुआ है कि सुबह उठते ही अपने आप को थप्पड़ मारो, तो अपने आप को थप्पड़ मारनी है, प्लेन एंड सिंपल। समझ में आया? अगर आप अपने आप को थप्पड़ नहीं मारोगे तो आप सोसाइटी के खिलाफ एक इमोरल एक्ट कर रहे हो। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि भाई व्हाट इज मॉरल, व्हाट इज मॉरल? इसका ये लोग जवाब देते हैं कि वॉट एवर द रूल, रेगुलेशन, लॉ, वैल्यू, नॉर्म, गाइडलाइन, ऑर्डर सेज दैट इज मॉरल। समझ में आया? ठीक है, उसको आपको करना है। नाउ हेयर एन इंपॉर्टेंट पर्सन कम्स, नेम इज कांट, इमैनुअल कांट। इमैनुअल कांट बहुत ज़्यादा महान विचारक हुए, ठीक है, और इमैनुअल कांट के बारे में अपन बाद में जो फिलोसफिकल वाला पार्ट पढ़ेंगे तो उसके अंदर देखेंगे। इमैनुअल कांट और हीगल कुछ सबसे ज़्यादा टेढ़े लोगों में से एक इमैनुअल कांट और हीगल है ना। अब यहाँ पे जो है कांट फोकस करते हैं, कांट इसके ऊपर बात बोलते हैं कि भाई जो भी लॉ वगैरह बना है, अगर आप उसको एज इट इज़ फॉलो करोगे तो सोसाइटी स्मूथली फंक्शन करेगी, है ना। अगर क्या चीज़ होती है, जैसे कि मान लो कि अगर कोई लॉ बना हुआ है, अब ये थप्पड़ वप्पड़ तो ठीक है, फालतू की बात होगी, लेकिन अगर जैसे कोई लॉ बना हुआ है, उस लॉ के अंदर है कि भाई आपको चाइल्ड लेबर नहीं करनी है ना, चाइल्ड लेबर नहीं करनी है। तो दो तरीके के लोग हैं, है ना, एक्स पीपल हैं और वाई पीपल हैं। जो एक्स पीपल हैं वो चाइल्ड लेबर नहीं करेंगे क्योंकि लिखा हुआ है तो नहीं करेंगे। जो वाई पीपल हैं वो अगर ऐसा पूछ लें कि भाई अब हम क्यों नहीं करेंगे, तो वो जो है कुछ बच्चों को बुला लेते हैं कि भाई आओ भाई चिंटू मिंटू आओ, टेल मी डू यू वांट टू वर्क विथ अस, या डू यू वांट टू वर्क फॉर मी, या वर्क फॉर अस। तो दे से कि भाई ठीक है हम क्यों काम करें, तो बोलेंगे कि भाई हम तुमको खिलौने देंगे, चॉकलेट देंगे, ठीक है, बिस्किट वगैरह, कुकीज़ वगैरह देंगे। ठीक है, बिल्कुल कर लेंगे, इसमें क्या है, कर लेंगे। नाउ ये क्वेश्चन आता है कि भाई ये इनसे पूछते हैं क्या आपको कोई तकलीफ तो नहीं है, मतलब हमारे साथ काम करने में आपको कोई इशू तो नहीं आ रहा? नहीं नहीं कोई इशू नहीं, चॉकलेट मिलेगी ना, हाँ मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी, बस ठीक है। तो चिल्ड्रन आर हैप्पी, है ना, मतलब हु इज द वर्कर, वर्कर इज हैप्पी। नाउ हु इज द एम्प्लॉयर, इज एम्प्लॉयर हैप्पी, एम्प्लॉयर इज हैप्पी। इफ वर्कर इज हैप्पी, एम्प्लॉयर इज हैप्पी, अगर मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी? अगर ये इस तरीके की बात करने लग जाए तो इस हिसाब से तो चाइल्ड लेबर अच्छी बात हो जाएगी, चाइल्ड लेबर सही बात हो जाएगी, लेकिन क्या वो सही है? नहीं है। इसीलिए कांट ने क्या बोला, ये बोला कि रूल्स को, रेगुलेशंस को, लॉज को, वैल्यूज, नॉर्म्स को, इन सबको टू दी वेरी कोर फॉलो करो। समझ में आया? वो बनाए गए हैं, कुछ सोच के बनाए गए हैं, ठीक है, वो बनाए गए हैं कुछ बहुत ज़्यादा जो है लॉजिक वगैरह के साथ बनाए गए हैं। जिन्होंने बनाए हैं वो बेवकूफ़ नहीं है जिन्होंने ये चीज़ बनाई है। अब इससे काफ़ी सारे लोग डिफर करेंगे कि भाई देखो दिस इज है ना हैविंग अ गुड डिस्कशन। अब ये इन्होंने कह दिया, इसका ये मतलब नहीं कि भाई ये बिल्कुल सही बात है ना, इसके अंदर काफ़ी सारे फ्लॉज वगैरह भी है। जैसे आप जैसे यहाँ पर बैठोगे तो आपको ऐसा लगेगा भाई ये कैसी बात हो गई, कल को वो कोई ऐसा लॉ बना देंगे जिसके अंदर वो बोलेंगे कि भाई अगर किसी ने हिजाब नहीं पहना तो हम उसके गर्दन उड़ा देंगे, तो ये लॉ कितना सही हुआ? बिल्कुल अग्रीड। नाउ ये चीज़ इन्होंने कंसिडर नहीं करी तो ये इनका फ्लॉ है, वी शुड एक्सेप्ट इट एज इट इज़। समझ में आया? ठीक है, कि क्या उनकी बात है, क्या उनका कंट्रीब्यूशन है और क्या उनका फ्लॉ है। समझ में आया? ऑल्दो बहुत ज़्यादा फिलोसफिकल इस टाइप के क्वेश्चन आते नहीं हैं, लेकिन फिर भी अपन को ये चीज़ समझना अपने मेंटल डेवलपमेंट के लिए, एप्टीट्यूड के लिए, कैरेक्टर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप ये वाला डिस्कशन आपको समझ में आया हो। नेक्स्ट चीज़ लेते हैं, तो टीलियोलॉजी के अंदर क्या होता है? टीलियोलॉजी इज जस्ट अपोजिट ऑफ दिस। यहाँ पे दो पर्सन हैं, ठीक है, मैंने कहीं पर पढ़ा था कि दोनों चाचा भतीजा थे, मतलब इनको ऐसे कहा जाता था कि भाई ये चाचा भतीजा थे, दोनों ब्रिटिश थे। पहले का नाम था अब इसमें पहला कौन सा और दूसरा कौन सा है ये हो सकता है मैं गलत बोल दूँ, ठीक है, मतलब कौन चाचा किसको भतीजा बोलते थे, बट दो बंदे थे। पहला नाम था J.S. मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल। दूसरे का नाम था जेरेमी बेंथम, ठीक है, तो जेरेमी बेंथम, ठीक है। नाउ दीज वर द टू पीपल हु एडवोकेटेड फॉर टीलियोलॉजी। इन्होंने कहा कि ये डीओंटो पीओंटो बकवास चीज़ है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ आपको मैं और भी बता दूँ, जो कांट जो था ना, कांट वॉज अ आर्डेंट फॉलोअर ऑफ स्टेट। वो स्टेट के बारे में उन्होंने कुछ ऐसा ट्राइंगल वगैरह भी बनाया था, ठीक है।
मतलब हम बनाते हैं उसको, पढ़ते समय बनाते हैं, जब अपन कांट पे आएंगे तब मैं आपको बताऊंगा बनाकर। तो स्टेट के बारे में उन्होंने ऐसा कहा था कि स्टेट अगर आपको कोड़े भी मारे तो आपको एकदम हाथ जोड़ के लेना चाहिए, क्योंकि स्टेट आपको दिए जा रहा है दिए जा रहा है दिए जा रहा है। तो वैसे ही स्टेट, अब रूल्स लॉज वगैरह कौन बनाएगा? स्टेट बनाएगा। तो स्टेट ने अगर कुछ बनाया तो एकदम भगवान की दी हुई चीज़ है, उसको एज इट इज़ ले लो, समझ में आया। फिर इसके बाद क्या चीज़ है? टीलियोलॉजी एथिक्स। टीलियोलॉजी एथिक्स की अगर अपन बात करें, देखो मैं किसी का मतलब एडवोकेसी है इसको, अगर आपको ऐसा लगे कि भाई मैं कांट की बुराई कर दी तो बुराई कुछ नहीं है, ठीक है। अभी टीलियोलॉजी, इन दोनों की भी थोड़ी बहुत बेइज्जती करेंगे, ठीक है। देखो टीलियोलॉजी एथिक्स, इसके अंदर ये क्या बोलते हैं? इसके अंदर ये बोलते हैं कि भाई आप किसी भी चीज़ को एज इट इज़ ले लेते हो, आपसे बड़ा बेवकूफ़ और कोई नहीं है। तो आपको क्या करना है? आपको हर एक चीज़ को क्वांटिटेटिवली एंड क्वालिटेटिवली मेजर करना है, हर एक चीज को क्वेश्चन करना है। इसके ऊपर सॉक्रेटिस वगैरह ने भी बोला था, वो टीलियोलॉजिस्ट नहीं थे लेकिन क्वेश्चन करने की बात उन्होंने भी करी थी। तो व्हाट इज मॉरल अकॉर्डिंग टू देम? व्हाट इज मॉरल? मॉरल इज एग्जामिनिंग एवरीथिंग टू द वेरी कोर, टू इट्स वेरी कोर। यहां पे अपन क्या, यहां पे क्या चीज देखी थी अपन ने? एक्सेप्टिंग every rule regulation guideline, not everything but rule regulation guideline to the very core या to its very core। समझ में आया? यहां पर क्या चीज है? examining everything, not accepting but examining everything to its very core। समझ में आया? और everything है, खाली रूल्स रेगुलेशन नहीं, बल्कि हर एक चीज को आप एग्जामिन करो, उसके बाद में आप डिसीजन लो। फॉर एग्जाम्पल इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि लेट से कि भाई आप किसी जो है टॉपर टॉक वगैरह देखते हो और उसके अंदर आप देखते हो कि भाई हिस्ट्री के लिए आपने कौन सी बुक देखी? हिस्ट्री के लिए आपने देखी स्पेक्ट्रम, ठीक है। नाउ यू कम टू माई क्लास, आप मुझसे पूछते हो कि भाई हिस्ट्री के लिए कौन सी बुक? मैं आपको कहता हूँ स्पेक्ट्रम, है ना। फिर उसके बाद आप मान लो कि भाई किसी और का वीडियो देखते हो, कुछ और की क्लास में जाते हो, वहाँ पे वो लेट से कि भाई बोल देता है, या यहाँ पे, हाँ चलो यहाँ पर लेट से कि वो बोल देता है कि भाई मैंने तो आरसी गोवा पढ़ी थी। आरसी गोवा इतनी बढ़िया किताब है ना, ठीक है। तो खैर आरसी गोवा पढ़ी थी। नाउ अब इस सिचुएशन के अंदर क्या होगा? इस सिचुएशन के अंदर आप अंदर धुंध में आ जाओगे। या तो आप ये चीज़ कर सकते थे कि अगर मुझे ये भूल जाओ, इसको इन दोनों को भूल जाओ। आपने जिस टॉपर को पहले देखा, आपने देखा कि भाई इस बंदे ने टॉप करा है, ये AR1 लाया है, ठीक है, तो मैं इसी को फॉलो करूंगा, इसने स्पेक्ट्रम पढ़ी, मैं भी स्पेक्ट्रम पढ़ूंगा। सिंपल सी बात, खेल खत्म हो जाता, डीओंटोलॉजी हो जाती है ना। लेकिन आपने क्या करा? आपने इन दोनों को एनालाइज करा, फिर आपने देखा कि भाई मैं इन दोनों को ही क्यों अब समझना खेल कहाँ पर गड़बड़ा जाएगा। आपने देखा कि भाई मैं इन दोनों को ही क्यों एनालाइज करूं। आपने कुछ दूसरे टॉपर्स को देखा, कुछ दूसरे टीचर्स को देखा, कुछ दूसरे अलग अलग जो और ज्ञानी हैं उन सबको देखा। तो जब इनको देखा तब इन्होंने क्या क्या कहा? इन्होंने एक ने कहा कि भाई प्लासी टू पार्टीशन पढ़ो, ठीक है। फिर दूसरे ने कहा कि नितिन सांगवान सर की नई बुक आई है उसको पढ़ो। फिर किसी तीसरे ने कहा कि वो जो ये टाटा मैग्रो हिल वाली जो है ना, ठीक है, तो TMC जो भी कहते हैं उसको, तो उसकी एक मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की बुक है वो पढ़ो। किसी ने कहा कि अपन तो बिपिन चंद्रा पढ़ो, किसी ने कहा कि बिपिन चंद्रा के अंदर ओल्ड NCERT पढ़ो, किसी ने कहा कि न्यू NCERT पढ़ो, किसी ने कहा तमिलनाडु पढ़ो। समझ में आया? ठीक है, ये खाली मॉडर्न की बात बता रहा हूँ। एंशिएंट मेडिवल आर्ट एंड कल्चर तो पिक ही नहीं करा मैंने, वर्ल्ड हिस्ट्री तो पिक ही नहीं करा, पोस्ट इंडिपेंडेंस पिक ही नहीं करा, खाली हिस्ट्री के अंदर, मॉडर्न के अंदर दीज आर द बुक्स। आरसी गोवा, प्लासी टू पार्टीशन नितिन सांगवान सर की, TMH की, उसके अलावा अपने न्यू NCERT, ओल्ड NCERT, तमिलनाडु की NCERT, बिपिन चंद्रा की बुक, बिपिन चंद्रा की दूसरी बुक, ठीक है। बिपिन चंद्रा की भी 2-3 बुक हैं। अब बिपिन चंद्रा की वो जो है पेंगुइन की बुक अलग है, बिपिन चंद्रा की उसकी ओरिएंट की बुक अलग है, बिपिन चंद्रा की जो है ओल्ड NCERT अलग है, मतलब उसमें भी 2-3 वर्जन है। ये सब चीज़ें हैं, पढ़ लो। और स्पेक्ट्रम तो थी ही आपके पास, ये सब है। अब अगर आप ये सब चीज़ें करोगे तो मुझे एक बात बताओ, आप पढ़ोगे कि आप कम से कम 6 दिन यही सब टाइम पास करते रहोगे कि मेरे को क्या पढ़ना है? समझना? आप यही सब करते रहोगे ना, यू विल नेवर बी एबल टू टेक अ फर्म डिसीजन। और अगर आप एक फर्म डिसीजन ले भी लेते हो तो आपको हमेशा ये डाउट रहेगा कि यार वो वाली किताब पढ़नी चाहिए थी, अगर वो पढ़ लेता तो मेरा भला हो जाता, लेकिन मैंने वो किताब नहीं पढ़ी। समझ में आया? ठीक है, तो दैट इज टीलियोलॉजी। टीलियोलॉजी इज गुड। टीलियोलॉजी सेज कि नेवर एक्सेप्ट एनीथिंग टू द, अब ये तो मैंने आपको यहाँ पे क्रिटिसिज्म टाइप उस टोन के अंदर बताया, यहाँ पे मैं आपको एक पॉजिटिव टोन के अंदर भी बताता हूँ। व्हाई एग्जामिनिंग एवरीथिंग इज गुड। एग्जामिनिंग एवरीथिंग इज गुड। लेट्स से कि भाई आपके जो पेरेंट्स हैं, आपके पेरेंट्स आपको बोलते हैं कि यार वी एक्सपेक्ट दैट वेन एवर एनी पर्सन एल्डर देन यू कम्स यू शुड रिगार्ड हिम टू द फुलेस्ट, ठीक है। Now you take it as it is. Let's say कि you take it as it is.
अगर आप उसको एज इट इज़ ले लेते हो तो उस सिचुएशन के अंदर क्या होगा, उस सिचुएशन के अंदर मान लो कोई एल्डर पर्सन ऐसा आ गया जो कि जो है कोई हिस्ट्री शीटर है, वो आपका रिलेटिव भी है, हिस्ट्री शीटर भी है, उस आदमी को किसी बात पे गुस्सा आ गया, उस आदमी ने बंदूक निकाल दी, आपके पिताजी के ऊपर बंदूक तान दी। आप बोलोगे नहीं आपने कहा था इज्जत करो, मैं इज्जत कर रहा हूँ, मैं तो हाथ जोड़ खड़ा हूँ, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। ये कैसी इज्जत हुई, समझ में आया? और वहीं पे अगर आप इस चीज़ को, किसी चीज़ को, पर्टिकुलर चीज़ को प्रॉपर ढंग से एग्जामिन करते हो, लेट्स से कि भाई अगर किसी टॉपर ने बोला कि भाई मैंने तो स्पेक्ट्रम पढ़ी थी, या फिर उसने बोला कि मैंने तो जो है डिजिटल नोट्स बनाए थे, है ना, डिजिटल नोट्स बनाए थे। अब आप इस चीज़ को एक बार ढंग से एग्जामिन करते हो कि क्या मैं डिजिटल नोट्स बना सकता हूँ या क्या मेरे को फिजिकल नोट्स की ही ज़रूरत है, मेरे को किस टाइप के नोट्स की ज़रूरत है, कब नोट्स की ज़रूरत है। अगर आप इस चीज़ को एनालाइज करते हो और आपको पता पड़ता है कि भाई डिजिटल नोट्स के लिए उसके पास कोई आईपैड वगैरह रहा था, ठीक है, उसके पास जो भी अलग अलग डिवाइसेस वगैरह थे, उसके पास नेट कनेक्टिविटी थी, उसके पास इलेक्ट्रिसिटी वगैरह प्रॉपर उसकी सप्लाई वगैरह ये सब चीज़ें थी, मेरे पास हो ना हो भरोसे नहीं है, समझ में। या फिर आप देखते हो कि अगर मैं जो हूँ इस तरीके के नोट्स, ये फिजिकल नोट्स बनाता हूँ, नोटबुक वगैरह के अंदर नोट्स बनाता हूँ, मैं जो हूँ लाइब्रेरी के अंदर बैठता हूँ, लाइब्रेरी में कोई मेरी किताबें उठा के ले गया तो इन सबको बनाने में मुझे टाइम लगेगा। मैंने बचपन से डिजिटल नोट्स बनाए, मेरे पास जो भी है आईपैड वगैरह, पेंसिल वगैरह जो भी, वो सब फैसिलिटीज़ हैं, तो आई एम मोर कंफर्टेबल उसके अंदर। मैं ज़्यादा कलर्स को, फोटोज़ को, इसको उसको एम्प्लॉय कर सकता हूँ, मैं अपना ज़्यादा जो है ब्रेन वगैरह उसको एक्टिव कर सकता हूँ। जब आप इस चीज़ को एग्जामिन करते हो तो आपको खुद को फ़ायदा होता है, आप एक बेस्ट रिजल्ट जो आपके लिए टेलर्ड बेस्ट रिजल्ट है ना, किसी के लिए डिजिटल हो सकता है, किसी के लिए जो है फिजिकल हो सकता है, लेकिन आपके लिए जो बेस्ट टेलर्ड रिजल्ट है आप उसके ऊपर अराइव हो जाते हो, उसके ऊपर आ जाते हो। दैट इज़ द बेनिफिट ऑफ एग्जामिनिंग एनीथिंग एंड एवरीथिंग। But the issue with examining anything and everything is this. So I hope I was able to make it clear. ठीक है, तो यहाँ पे टीलियोलॉजी किस चीज़ की बात करता है, टीलियोलॉजी इस चीज़ की बात करता है। तो अब मुझे बताओ कि भाई डीओंटोलॉजी और टीलियोलॉजी में से कौन सी चीज़ बढ़िया है? कुछ बढ़िया नहीं है ठीक है, कुछ भी बढ़िया नहीं है। और ऐसा क्यों है? एक सेकेंड होल्ड करना है। होल्ड तो मतलब क्या करोगे? तो व्हाट वाज आई सेइंग कि हाँ, तो दोनों ही अपनी जो है पोर्शंस के अंदर, अपने एरिनास के अंदर सही हैं और अपने एरिनास के अंदर गलत हैं। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि भाई सिचुएशन टू सिचुएशन डिफर करता है, पर्सन टू पर्सन डिफर करता है ना, सर्कमस्टांस टू सर्कमस्टांस, कंडीशन टू कंडीशन, ये सब चीज़ें डिफर करती है। किस तरीके की कंडीशंस, एक्सटर्नलिटीज़ अप्लाई हो रही है, कौन सी सिचुएशन है, कौन से सर्कमस्टांसेस हैं, कौन सा पर्सन है, भाई पर्सन किस टाइप का है। लेट्स से कि भाई पर्सन के पास इतना आईक्यू नहीं है। डिबेट आती है कि भाई अगर जो लो आईक्यू वाले, लेस आईक्यू वाले लोग हैं, जैसे यूजुअली आप जो है, अब प्लीज़ डोंट गेट इमोशनल, ठीक है, अब जो है कई बार ऐसे काफ़ी सारे लोग होते हैं, है ना, उन लोगों को अगर आप देखोगे, जैसे रिक्शा पुलर्स वगैरह और काफ़ी सारे लोग होते हैं, उन लोगों को अगर आप देखोगे, उन लोगों से आप मिलोगे, दे आर वेरी क्लियर अबाउट देयर आइडियल्स, वेरी क्लियर। इस्लाम में ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है तो अपन ये कर रहे हैं, बात ख़त्म, समझ में आया। वोट इसी पार्टी को देना है मतलब देना है, बात ख़त्म। मंदिर वहीं बनेगा, बनेगा मतलब बनेगा, बात ख़त्म। तो दे आर वेरी क्लियर। नाउ मैं अगर आपसे दो सवाल पूछ लूँ कि भाई अभी डिओंटोलॉजी, टीलियोलॉजी क्या होता है, तो आप एक बार कंफ्यूज हो जाओगे, यार भगवान जाने है, मुझे पता है 3 पॉइंट पता है, लेकिन ये अब कितना पूछ रहा है, कितना गहरा पूछ रहा है, मैं इसके सामने तो क्या बताऊंगा, है ना, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। दिस शोज कि यू हैव विजडम, यू हैव नॉलेज, यू हैव IQ और वॉट एवर। नाउ इफ यू हैव दीज थिंग्स यू कैन एग्जामिन एनीथिंग। आप किसी चीज़ को एग्जामिन कर सकते हो। अगर मान लो कोई नॉर्मल पर्सन है, वो इसको एग्जामिन करने निकल गया, तो उसकी तो ऐस तैस हो जाएगी, उसका दिमाग बोलने लग जाएगा। भगवान जाने क्या चीज़ हो गई हमारे साथ। जैसा आपने अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर कई बार ऐसे लोग देखे होंगे जिनके साथ आप 2 फैक्चुअल सवाल कोई पूछ देते हो ना, कि यार एक कोई मतलब किसी से कोई फिलोसफिकल, भारी सा फिलोसफिकल सवाल पूछ देना, ठीक है, अभी जैसे अपन आगे बढ़ेंगे तो आपको 3-4 ऐसे ही फेंकता रहूँगा, है ना, तो कोई भी ऐसा भारी सा सवाल पूछ देना। अगर आप उससे कोई भारी सा सवाल एक बार तो चलो जवाब देगा, एक सिंपल सवाल, ठीक है, ट्राई करना, सिंपल सवाल अपने फ्रेंड के पास जाना और उसको पूछना कि भाई ये जिस डायरेक्शन में आप फेस कर रहे हो वो कौन सा डायरेक्शन है, नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट वेस्ट है। तो वो पूछेगा तुमको क्या लेना, अरे भाई इतना तो बेसिक पता होना चाहिए ना कि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट क्या होता है, बताओ कौन सा डायरेक्शन है।
वो एक बार के लिए चलो ठीक है, कुछ दिमाग लगा के अगर मान लो बता भी दे, अगर यही सवाल आप उससे दूसरी या तीसरी बार पूछोगे, वो अपना माथा पकड़, भाई यार प्लीज़ यार माथा मत खा यार, मैं नहीं सोच सकता यार, मुझे समझ में नहीं आएगा यार। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि ही डजेंट हैव द कैपेसिटी टू कॉम्प्रीहेंड इट, टू जो है अंडरस्टैंड इट, टू एग्जामिन इट, समझ में। और अगर मान लो आपके अंदर कैपेसिटी है तो आप कर सकते हो, पूरे दिन कर सकते हो, पूरी रात कर सकते हो, कभी भी आपको उठा के पूछे भाई कौन से डायरेक्शन में सो रहा है, इस डायरेक्शन में सो रहा हूँ, समझ में आया? ठीक है, गुड। फिर उसके बाद क्या चीज़ है? तो दिस वॉज टीलियोलॉजी एंड डिओन्टोलॉजी। आई होप आई वॉज क्लियर इन वॉट आई एक्सप्लेन्ड, है ना? ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट विथ वर्च्यू एथिक्स। अब ये वर्च्यू एथिक्स क्या चीज़ होती है भाई? देखो, वर्च्यू एथिक्स की बात जो है वो सोक्रेटिस एंड प्लेटो, ठीक है, और एरिस्टोटल, ठीक है, ये तीनों एक दूसरे के गुरु शिष्य थे, है ना? तो इन तीनों मतलब सोक्रेटिस जो है वो प्लेटो के गुरु थे, प्लेटो जो है वो एरिस्टोटल के गुरु थे, एरिस्टोटल जो है वो जगत गुरु माने जाते हैं। मतलब इन्होंने काफ़ी सारे अलग अलग डिस्कोर्सेज दिए वो बायोलॉजी के अंदर, इसमें उसमें, भगवान जाने किस किस में, ठीक है। तो खैर, तो ये सब चीज़ें हैं। वर्च्यू एथिक्स, वर्च्यू का क्या मतलब होता है? नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, इसको समझना। व्हाट डू वी मीन बाय, चलो अभी जो है इसको रिकॉर्ड करके उस पर डालते हैं। तो एज आई वाज सेइंग, व्हाट डू वी मीन बाय वर्च्यू? वर्च्यू अपन समझते हैं दो वर्ड से, पहला है वैल्यू, दूसरा है वाइस, और तीसरा जो वर्च्यू अपन देख रहे हैं वो है ना? तो वाइस एंड वर्च्यू। नाउ ये वाइस और वर्च्यू क्या है? ये दोनों ही अपने आप में वैल्यूज हैं। इफ द वैल्यू इज गुड, इफ इट इज अ नाइस वैल्यू, नाइस हैबिट, नाइस थिंग, देन वी कॉल इट एज वर्च्यू, समझ में? एंड इफ इट इज नॉट नाइस, इफ इट इज नॉट गुड, इफ इट इज इन अ बैड टेस्ट, देन वी से इट इज वाइस, समझ में आया? तो ये वाइस और वर्च्यू के बीच में डिफरेंस है, ठीक है। फिर इसके बाद क्या चीज़ आती है? अब यहाँ पे वर्च्यू एथिक्स के अंदर यहाँ पे काफ़ी सारी अलग अलग वर्च्यूज़ देते हैं, गुड वैल्यूज़ की ये बात करते हैं। तो गुड वैल्यूज़ कौन कौन सी? देखो, सोक्रेटिस ने अलग की बात करी थी, प्लेटो ने अलग की करी थी, और एरिस्टोटल ने अलग की करी थी, जैसे कि विजडम, कंपैशन और करेज, ठीक है। जैसे अपन इन तीन की बात करते हैं, और भी ऐसे काफ़ी सारी वर्च्यूज़ तो होती जाती है, एंडलेस वर्च्यूज़ है ना? लेकिन चलो ठीक है, विजडम, कंपैशन, करेज, अगर इन तीनों की बात करें तो इन तीनों के अंदर से जो भी आपके अंदर वर्च्यू है, यू शुड आइडेंटिफाई इट एंड यू शुड वर्क अपॉन इट। अगर आपको जीवन में कभी भी, नाउ दिस प्लेटो सेज दिस, कि अगर आपको जीवन में कभी भी उस वर्च्यू को शो करने का मौका नहीं मिलता है, फिर भी यू विल बी वेरी वाइज, फिर भी यू विल बी वेरी पावरफुल इन दैट पर्टिकुलर वर्च्यू, कॉज इट इज़ योर सेंट्रल, इट इज़ योर कोर वर्च्यू, समझ में आया? जैसे कि अगर कोई जो है टीचर है, या फिर कोई अगर जो है स्टूडेंट है, कोई जो है जिसका नॉलेज वगैरह से लेना देना है, अगर उसके पास विजडम है तो ही हैज़ मोर चांसेस ऑफ सक्सेस। अगर वो कंपैशन के साथ में चल रहा है, करेज के साथ में चल रहा है और बोल रहा है कि मैं टीचर बनूंगा, तो इडियोटिक बात हो जाएगी। अगर किसी के पास करेज है तो ही शुड बी वॉरियर, समझ में आया? ठीक है, ही शुड बी किंग और व्हाटएवर, समझ में आया? ठीक है, दैट इज द थिंग। तो ये वर्च्यू हो गया। नाउ डिओन्टोलॉजी हो गया, टीलियोलॉजी हो गया, वर्च्यू एथिक्स हो गया। अगली चीज़ आती है एसासेटिज्म। क्या होता है? तो एसासेटिज्म का बेसिक मतलब होता है कि भाई आप सब कुछ त्याग दो, ये कोई खास बात नहीं है, आप सब कुछ त्याग दो और त्याग के जो है ऐसे साधु संत टाइप जीवन जियो, समझ में आए? तो डैट इज नोन एज एसासेटिज्म। इसका जो दूसरा डिबेट आता है वो मटीरियलिज्म का आता है। मटीरियलिज्म का मतलब होता है कि सब कुछ त्याग का छोड़ के सब कुछ भोग लो, जो भी मोह माया वगैरह सब कुछ ले लो। आईफोन 1 नहीं 3 रखो, आई वॉच 1 नहीं 4 रखो, और उसके अलावा आईपैड 2 नहीं 3 रखो, समझ में आया? तो इस तरीके से सब कुछ अपना रखो, बढ़िया मज़े करो। फिर इसके बाद अगली चीज़ क्या आती है? नेक्स्ट जो टॉपिक आता है दैट इज डिवाइन राइट्स थियरी, है ना? तो डिवाइन राइट्स थियरी किस चीज़ से डील करता है? ये भी मज़ेदार चीज़ है। डिवाइन राइट्स थियरी आपको बताता है कि व्हाट इज़ मॉरल। अब ये मोरालिटी का ही क्वेश्चन देख रहे हैं ना अपन, तो व्हाट इज़ मॉरल ये बताते हैं कि वॉट एवर द रिलीजन सेज, जो भी धर्म में लिखा है वो सही है, वो पाक है, वो पावन है, समझ में? इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि भाई हत्या करना सही है या नहीं है? तो हत्या करना बिल्कुल सही है। हत्या करना क्षत्रिय धर्म है। क्या है? क्षत्रिय धर्म है ना? दैट्स वाई इट इज मॉरल। तो जो भी वॉट एवर द गॉड हैज ऑर्डेन्ड इट इज मॉरल, समझ में? नाउ
अब इसके अंदर एक पॉइंट और आता है विच इज, ओहो भाई इतना सब देख लिया अपन ने, ठीक है, विच इज कि एक्शन, बिल्कुल सही है, विच इज कि भाई एक्शन जो है वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक्शन इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड नॉट योर चॉइस। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि कर्म करो क्योंकि कर्म करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपका धर्म है, न कि आप किसी फल के लिए कर्म करो, ना कि आप फ्रूट्स के लिए कर्म करो, ना कि आप बेनिफिट्स के लिए कर्म करो कि अगर मैं जो हूँ ये एक्शन करता हूँ, ये एक्ट करता हूँ तो मुझे जो है ये बेनिफिट्स वगैरह मिलेंगे। समझ में आया? ठीक है, दैट इज व्हाट इज डिवाइन राइट्स थियरी इज। ठीक है, आई होप आई वॉज क्लियर इन दिस डिमेंशंस वाला पार्ट। एंड व्हाट डिड वी स्टडी, एक बार फटाफट से रिवीजन करेंगे। डिमेंशंस ऑफ एथिक्स, इस डिमेंशंस ऑफ एथिक्स के अंदर अपन ने क्या क्या देखा? मेटा एथिक्स, नॉर्मेटिव एथिक्स, डिस्क्रिप्टिव एथिक्स, अप्लाइड एथिक्स, है ना। मेटा एथिक्स के अंदर अपन ने क्या क्या देखा? मेटा एथिक्स के अंदर व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, हाउ इज इट राइट, हाउ इज इट रॉन्ग, है ना। फिर इसके बाद अपन ने देखा स्टैंडर्ड्स क्या है राइट्स और रॉन्ग होने के, है ना। ठीक है, कौन कौन से स्टैंडर्ड के ऊपर मतलब आप जो है जज करोगे। डिस्क्रिप्टिव के अंदर अपन ने एम्पेरिकल स्टडी देख ली, एथिकल अनएथिकल वाला पार्ट देख लिया। अप्लाइड के अंदर अपन ने मोस्ट प्रैक्टिकल ब्रांच इसको अपन ने समझा, जिसमें बायो एथिक्स, एनवायरमेंटल एथिक्स, लीगल एथिक्स, मेडिकल एथिक्स, इन सबको देख लिया, है ना। फिर अपन नॉर्मेटिव एथिक्स के अलग अलग ब्रांचेस जैसे कि डिओंटोलॉजी पर आ गए, इसको कांट ने जो है एडवोकेट वगैरह करा था। मॉरल इसमें क्या है? तो मॉरल ये है कि भाई जो भी रूल्स हैं, लॉज वगैरह हैं, उन सबको एज इट इज़ फॉलो करो। व्हाट इज टेलियोलॉजी के अनुसार व्हाट इज मॉरल, तो इसके अंदर भी डिपेंड करता है, डिपेंड्स, एंड डिपेंड्स अपॉन व्हाट, डिपेंड्स अपॉन रिजल्ट ऑफ द एक्शन। ये मैंने नहीं बताया ना, ये नहीं बताया, गुड। तो इट डिपेंड्स अपॉन रिजल्ट ऑफ द एक्शन। तो यहाँ पे दे से कि भाई एंड्स जस्टिफाई मीन्स, एंड्स जस्टिफाई मीन्स का एंड्स का मतलब अपन ने क्या देखा था बताओ फटाफट, और मीन्स का मतलब क्या देखा था? तो एंड का मतलब अपन ने देखा था गोल आपका क्या है, मीन्स का मतलब अपन ने देखा था वेज, कौन कौन से तरीके आप इस्तेमाल कर रहे हो उस गोल को अटेन करने के लिए, है ना। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि भाई आप कौन सा तरीका इस्तेमाल करते हो, दिस डिपेंड। नाउ अब इसका एक थोड़ा सा टूटा फूटा खराब वाला मतलब बताता हूँ, ये मतलब एग्जैक्टली सही नहीं है, ठीक है, मैं पहले ही आपको समझा दूँ, लेकिन ऐसे ही अपन समझने के लिए थोड़ा बहुत टाइम पास के हिसाब से इसको समझ सकते हैं। तो लेट्स से इस एंड्स जस्टिफाई मीन्स वाली डिबेट को, तो अगर एंड्स जस्टिफाई मीन्स इसके ऊपर अगर अपन जाएं तो एंड जस्टिफाई मीन्स का क्या मतलब होता है? लेट्स से कि भाई यू विश टू बिकम एन IAS ऑफिसर, तो क्या करना चाहिए भाई? पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए, बट ऑब्वियस ही बात है हिस्ट्री पढ़नी चाहिए, पॉलिटी, एनवायरनमेंट, ये सब पढ़ना चाहिए? नहीं, AK-47 कबाड़नी चाहिए। फिर AK-47 कबाड़ के क्या करना है? AK-47 कबाड़ के आपको जो है UPSC जो भवन है उसके बाहर जाना है। फिर क्या करना है? फिर उसके बाद खूब सारी AK-47 चलानी है। फिर उसके बाद अंदर घुसना है, फिर अंदर घुस के उनको थोड़ा बहुत धमकाना है, फिर उनके ऊपर भी 2-4 चलानी है। फिर उसके बाद उनको बोलना है कि भाई अब देखो मेरे को IAS बना दो, फिर वो आपको IAS बना देंगे। तो IAS बनना क्या गोल हुआ? IAS बनना एक बढ़िया एथिकल गोल हुआ। एथिकल गोल है कि नहीं है भैया? आप IAS अनएथिकल बात थोड़ी कर रहे हो, एथिकल बात कर रहे हो, है ना। तो IAS बनना एथिकल गोल है। अगर IAS बनना एथिकल गोल है तो जो मीन्स हैं IAS बनने के पीछे, जो वेज हैं, वो भी तो एथिकल हुए उतने ही। किसी भी मीन को आप अप्लाई करो, आप भली पढ़ो, आप भली AK-47 चलाओ, वो भी एथिकल है। समझ में आया? तो डैट इज व्हाट दे टॉक अबाउट। बट ये जो है, ये जो मैंने एग्जाम्पल दिया, ये एग्जाम्पल जो है लोगों ने तोड़ फोड़ के इसको इस तरीके से बना दिया है। एग्जैक्टली जॉन स्टुअर्ट मिल और जेरेमी बेंथम ने ये नहीं बोला था कि आप बिल्कुल कुछ भी हथियार उठा लो, कुछ भी हर जो मन में आए वो करो, है ना। ऐसा कुछ इन्होंने नहीं कहा था। इन्होंने जो है प्राइमरीली इसके ऊपर फोकस करा था कि भाई अगर आपके एंड्स गोल एथिकल हैं तो अगर आप थोड़ा बहुत डिस्कोर्स इधर उधर हो जाता है मीन्स के अंदर, तो डैट इज ठीक है, लेजिटिमेट, बिकॉज इट इज जस्टिफाइड फॉर द ग्रेटर गुड। कल अपन ने ग्रेटर गुड डिस्कस करा था ना, तो इट इज जस्टिफाइड फॉर द ग्रेटर गुड। ठीक है, एक बड़े भले के लिए, सबके भले के लिए, वॉट एवर के लिए आप ये चीज़ कर रहे हो। समझ में आया कि लेट्स से कि भाई आपने किसी का मर्डर कर दिया और उसको मर्डर करने की वजह से क्या हुआ? उसका मर्डर करने की वजह से काफ़ी सारे हज़ारों लाखों लोगों की जान बच गई। ही वॉज अ टेररिस्ट। नाउ दिस इज अ गुड थिंग। मर्डर करना बुरी बात है, लेकिन उसका गोल अच्छा था, तो दिस इज अ गुड थिंग। ये इसका एक नॉर्मल थोड़ा सा एग्जाम्पल है। समझ में आया? फिर क्या चीज़ है?
फिर इसके बाद जो है एंड जस्टिफाई मीन्स वगैरह ये अपन ने देखो यहाँ पे है ना GGN का भी एक कंसेप्ट आता है, बट वो सब अपन बाद में जब पढ़ेंगे डिटेल में तब देखेंगे। वर्च्यू एथिक्स मतलब मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको ऐसा नहीं लगेगा ये देखो पूरा नहीं पढ़ा है, चोरी कर रहे हैं चोरी नहीं कर रहे, ठीक है। जब आएंगी ये सब चीज़ें, कांट वगैरह बहुत डिटेल में आएगा, है ना। वर्च्यू एथिक्स के अंदर ये चीज़ें और भी ज़्यादा डिटेल में आएगी। तो वर्च्यू एथिक्स यहाँ पे क्या है, गुड वैल्यूज़ होना, करेज, ट्रूथ, ऑनेस्टी, कंपैशन, ठीक है। अगर आप इनको फॉलो करते हो तो ये आपके अंदर बेस्ट चीज़ लेकर आएंगे। डिवाइन कमांड थ्योरी, ये चीज़ मैंने डिवाइन राइट्स थ्योरी मैंने बोला है ना, नहीं डिवाइन राइट नहीं, डिवाइन कमांड है, ठीक है, आई एम सॉरी, डिवाइन कमांड थ्योरी है। तो डिवाइन कमांड थ्योरी किससे डील करता है, व्हाट इज मॉरल, इफ गॉड ऑर्डेन्ड इट, इट इज मॉरल, समझ में आया। जैसे कि एग्जाम्पल क्षत्रिय धर्म, ठीक है। अब एक्शन इज रिस्पॉन्सिबिलिटी, यहाँ पे क्षत्रिय धर्म है, एक्शन जो है वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, धर्म है, आपको करना है, समझ में, आप इससे पीछे नहीं हट सकते हो भाई। गीता के अंदर वो अर्जुन को बोलते हैं ना, लॉर्ड कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं कि भाई यू हैव टू डू इट, समझ में, इट इज योर धर्मा, इट इज योर वर्क, इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू कांट बैक अवे फ्रॉम इट, ठीक है। और इट्स नॉट फॉर बेनिफिट्स वगैरह, और ये आपको कोई बेनिफिट्स वगैरह के लिए नहीं करना है, वर्क विदाउट वांट ऑफ फ्रूट, समझ में आया, ठीक है। तो दैट इज व्हाट इट इज। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो पर्सनल एंड प्रोफेशनल एथिक्स का आता है, इसको अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, ये वीडियो आपको जो है बढ़िया काम का लगा हो, इतनी सारी चीज़ें अपन ने डिस्कस कर ली, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको वाकई अच्छा लगा तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल, प्लीज़ डू लाइक द वीडियो। इफ़ यू डोंट फाइंड इट वेरी informative, then dislike the video, share the video with as much as family and friends possible, and if you haven't joined our Telegram group, please do now, ठीक है। थैंक यू।